जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से देखने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम के प्रूफ को देखने जा रहे हैं। हालांकि बायनोमियल थ्योरम का प्रूफ जो है पूछा तो कहीं नहीं जाता है, लेकिन फिर भी इसे आप समझ लेते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, आपकी जानकारी के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। ऐसे बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11-12 मैथ सब्जेक्ट बुक RS अग्रवाल को शुरू से अंत तक बना सकते हैं और एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी बातों को सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू होते हैं, आज के क्लास को देखते हैं और इसमें आप प्रूव करते हैं बायनोमियल थ्योरम को। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट है क्या कि ए और बी रियल नंबर है, तो फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, यहाँ पर जो है हम ये जो n पावर्स देख रहे हैं, n का वैल्यू a प्लस बी पर पावर n, तो यह n जो है आपका नेचुरल नंबर लेके हम चल रहे हैं, है ना। जीरो को हटा दिए क्योंकि यहाँ पर नॉन निगेटिव इंटीजर्स के लिए यह ट्रू है, लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर को ले रहे हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से इतना लिख सकते हैं और इसको लिखने का तरीका जो है आप लोगों को पिछले वीडियो में ही बता दिया गया है, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर बात आती है कि इसका प्रूफ, तो इसको प्रूफ जो हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको याद होगा कि वह जो होता है ऐसा स्टेटमेंट जो कि नेचुरल नंबर पे डिपेंड करता हो, उसी में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि नेचुरल नंबर पे ये आधारित है ना, 1 2 3 4 5 6 इसी नंबर पे आधारित है, तो इसको भी हम प्रूफ किसके आधार पर करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो याद कीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या होता था। तो सबसे पहला स्टेप जो भी स्टेटमेंट दिया रहता था उसको हम लोग क्या मानते थे, Pn मान लेते थे। तो यह a प्लस बी पर पावर n हो गया इक्वल टू nc0 a पर पावर n प्लस nc1 a पर पावर n माइनस 1 b पर पावर 1 प्लस nc2 a पर पावर n माइनस 2 b पर पावर 2। अब प्लस इसी तरह से आप बढ़ते चले जाइए। चलिए हम लोग यहाँ पर लास्ट वाला टर्म लिख देते हैं ncn b पर पावर n। चूँकि अगर आप पिछले वीडियो को देख लिए हैं तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, फिर उसके पहले क्या टर्म होगा, ये आपको भली भांति पता है। इसके बाद जैसे nc2 लिखें तो अगला टर्म के लिए कोफिशिएंट nc3 आएगा, फिर उसके बाद के लिए कोफिशिएंट nc4 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो होता था हम लोग क्या लेते थे कि लेट n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग कंसीडर करते थे और इसके बाद इसका LHS का वैल्यू निकालते हैं। तो a प्लस बी पर पावर अगर 1 डाल देते हैं तो ये a प्लस बी हो जाता है और इसी के RHS में इसका कोफिशिएंट चूंकि n के जगह पे 1 लिया हुआ है 1c0 a पर पावर n, तो a पर पावर 1, और फिर प्लस कहता है 1c1 और फिर उसके बाद a पर पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 और b पर पावर 1, तो b पर पावर 1। अब इसको सॉल्व जब कीजिएगा 1c0 और 1c1 और 1c2 तो नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि हमको जो है याद कीजिए कि ऊपर का टर्म जो इंडेक्स होता है वो हमेशा बड़ा होगा। अब दूसरी बात, अगर हम ऐसे लिखें कि 5c6 तो क्या ये मीनिंगफुल है? ये मीनिंगफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 ही व्यक्ति हैं और आप 6 मेंबर को लेके ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो क्या कभी संभव है 5 ही व्यक्ति में आप 6 मेंबर का ग्रुप बना लें? ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए ये जो है मीनिंगलेस होता है ना। ऊपर का जो इंडेक्स है आपका हमेशा बड़ा होगा और नीचे में जो आपका इंडेक्स है वो हमेशा छोटा होगा। इसीलिए हम 1c1 पे रुक जाएंगे, 1c2 पर नहीं जाएंगे। अब यदि इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको a प्लस बी ही मिलता है, चूँकि 1c0 का वैल्यू 1 होता है और 1c1 का भी वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ तक तो जान गए कि यह जो स्टेटमेंट है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर
देयरफॉर Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब अगला स्टेप याद कीजिए होता था लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए इसको हम लोग ट्रू मानते हैं। और यहाँ k के जगह पे थोड़ा सा अंतर हम कर रहे हैं, k के जगह पे m ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? m ले लेते हैं। तो बताइए अब a प्लस बी यानी कि Pm जो हो जाएगा a प्लस बी पर पावर m हो जाएगा इक्वल टू MC0 a पर पावर m, MC1 a पर पावर m माइनस 1 b पर पावर 1, फिर उसके बाद MC2 a पर पावर m माइनस 2 b पर पावर 2, और इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे और लास्ट वाला टर्म जो है MCM b पर पावर m आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हम लोग 1 ले लेते हैं, इसको ट्रू मानते हैं। ट्रू मानने के बाद अब हमको क्या दिखाना होता है कि नाउ p के Pm प्लस 1, m प्लस 1 को भी हम अगर ट्रू दिखा दें तो यह स्टेटमेंट जो है ऑलरेडी प्रूव्ड हो जाएगा। तो Pm प्लस 1 कहने का मतलब हो गया कि a प्लस बी पर पावर m प्लस 1 हो गया। और इसका RHS को बड़ा ध्यान से लिखना है। यहाँ पे सिर्फ करना क्या है कि n के जगह पे m प्लस 1 पुट कर देना। इसमें m प्लस 1 पुट कीजिए तो ये m प्लस 1 C0 आ गया और a पर पावर m प्लस 1 हो गया। चलिए दूसरा टर्म लिखते हैं। n के जगह पे हमको m प्लस 1 लेना है तो n के जगह पर m प्लस 1 c क्या हो गया? 1 हो गया। उसके बाद a पर पावर n माइनस 1, तो कहने का मतलब a पर पावर m प्लस 1 माइनस 1, तो बच गया a पर पावर m और b पर पावर बचा 1 बचा। फिर उसके बाद इसको लिखना है, यहाँ n के जगह पे m प्लस 1 रख देना है, तो ये n के जगह पे m प्लस 1 C2 रखेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे जब n के जगह पर m प्लस 1 रखेंगे तो m माइनस 1 आ जाएगा, a पर पावर m माइनस 1 आ जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे और लास्ट में जो है आपका n है तो यानी कि m प्लस 1 Cm प्लस 1 और यह b पर पावर n है तो यानी b पर पावर m प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर इसको हम इतना प्रूव करने में कामयाब हो जाए या प्रूव कर दें तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ट्रू हो जाएगा। ये स्टेटमेंट यानी प्रूफ समझा जाएगा। किस आधार पर? तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के आधार पर यह प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं और इसको ही देखते हैं कि इसको इतना कैसे बनाया जाए। यानी कि यह LHS का पार्ट है और यह RHS है, तो LHS और RHS को हमको बराबर दिखाना है। किसकी सहायता लेकर? इस Pm की सहायता लेके, यानी कि इक्वेशन 1 की सहायता को लेकर, इक्वेशन 1 की सहायता से इसके LHS को RHS दिखाना है हमको। तो चलिए दिखाते हैं। ऊपर पे मैं मिटा देता हूं, है ना। ये ऊपर यहाँ तक तो जरूरत नहीं है हम लोगों को। चलिए ये लोग को, इसको आप जल्दी कॉपी में जरूर लिख लेंगे, है ना। तो इसके लिए LHS हम उठाते हैं यहाँ पर। ये आपका LHS में है a प्लस बी पर पावर m प्लस 1। तो इसको देखिए तो बच्चों a प्लस बी पर पावर m इंटू a प्लस बी तो आप लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि a प्लस बी पर पावर 1 और दोनों को ऐड कर दिए तो m प्लस 1 बन जाता है। अब यहाँ पर a प्लस बी पर पावर m को देखिए हम ये लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 से देखिए इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर MC0 a पर पावर m प्लस MC1
ए पर पावर m माइनस 1, अब b पर पावर 1, अब प्लस mc2 a पर पावर m माइनस 2, b पर पावर 2, और यह आपका हो गया mcm a पर पावर 0 और b पर पावर m हो गया। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a प्लस b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम a को उठाएंगे और इसके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे दिमाग में यहाँ से a को उठा के a को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे तो mc0 a पर पावर m प्लस 1 हो जाएगा, एक a इसके साथ बढ़ जाएगा। अब फिर उसके बाद mc1 तो लिखेंगे ही, अब एक a के साथ इसको मल्टीप्लाई अगर कर दिए तो देखिए क्या हो जाता है, तो a पर पावर m हो जाता है, अब b पर पावर 1 होता है। mc2 लिखते हैं a पर पावर m माइनस 1, a से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, b का स्क्वायर हुआ। इसी तरह से बढ़ते चले गए और इसमें जो है mcm लिखिए, अब b a तो इसके साथ आ जाएगा एक, चूंकि a से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a आ गया और इसके साथ b पर पावर m भी आ गया। तो चलिए a से हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, b से, b इंटू दिस, तो ये हो गया mc0 a पर पावर m इंटू b, फिर b इंटू इसका दूसरा टर्म, तो ये हो गया mc1 a पर पावर m माइनस 1 b का स्क्वायर, फिर mc2 a पर पावर m माइनस 2 तो रहेगा ही, b स्क्वायर है, एक b से मल्टीप्लाई हुआ तो b क्यूब हो गया। और इसी तरह से लास्ट वाले टर्म को mcm b पर पावर m प्लस 1 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि b पर पावर m इंटू b पर पावर m प्लस 1 हो जाएगा। तो जो जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सोचना है ना, यहीं पर सोचने का है। बात की मैथमेटिकल इंडक्शन में n इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू निकालना आसान है, n इक्वल टू m के लिए लिखना भी आसान है, n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए भी लिख ही सकते हैं, बच जाता है यहीं पर। तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको आगे देखते हैं। इसमें इसको आगे देखने से पहले कुछ जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े, कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे, तो कॉम्बिनेशन में कुछ फॉर्मूला को ताज़ा कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, है ना, ध्यान में लाते हैं। तो वो सब फॉर्मूला क्या क्या है उसको मैं यहाँ पर एक बक्सा बना रहा हूँ, उसी बक्से में बंद करके रखूँगा। आप लोग जो है उसको खोल के देखिएगा नहीं, है ना। तो क्या क्या होता है, अगर NC0 है तो इसका वैल्यू होता है 1। अब यदि n प्लस 1 C0 है तो इसका भी वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये दोनों आपस में आपका बराबर होता है। इसके बाद अगर MCM है तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। अगर m प्लस 1 CM प्लस 1 कर दें तो इसका भी वैल्यू 1 ही होता है। और एक चीज पढ़े होंगे, अगर MCR माइनस 1 हो, MCR हो तो इसको m प्लस 1 CR हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। याद कीजिए कि इसका जो एक्सपेंशन होता है क्या होता है, m फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 का फैक्टोरियल, फिर m माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब फिर MCR है तो m फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल m माइनस r का फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करके इतना पुरा सकते हैं। तो हालांकि ये तो आप लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं, किसमें, कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहला टर्म को देखिए। पहले टर्म को यदि हम लिख दें m प्लस 1 C0 लिख दें
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका भी वैल्यू MC0 का भी वैल्यू 1 होता है, n+1 C0 का भी वैल्यू 1 होता है। तो 1 के जगह पे जो है ये चारों आपका इक्वल ही है, तो इसको आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है a पर पावर m+1 हमने लिख दिया। अब इसके बाद प्लस करते हैं, इसमें से पहला टर्म उठाते हैं, ये आपका ये टर्म, और उसके बाद ध्यान से देखिए ये टर्म, ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है, a पर पावर m और b है, a पर पावर m इंटू b है इसके साथ भी। तो यहाँ से MC1 प्लस MC0, और इसका दोनों का ये कोफिशिएंट सेम है, a पर पावर m और b पर पावर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये टर्म और ये टर्म देखिए, a पर पावर m-1 है, a पर पावर m-1 है, b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, तो ये दोनों एक जगह रख देते हैं ब्रैकेट में, यानी कि MC2 प्लस MC1 और उसके बाद a पर पावर m-1 b पर पावर 2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों लिखते चले जाएंगे हम लोग, और यह सेकेंड लास्ट जो टर्म होगा ना, ये आपका देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा MCM प्लस MC m-1, और इसका जो है कॉमन फैक्टर ab टू द पावर m, और यह लास्ट टर्म आपको ये मिलेगा। क्योंकि हम MCM को 1 लिख सकते हैं, तो m+1 CM+1 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इसको m+1 CM+1 और यह b पर पावर m+1 लिख दिया। अब इसमें हर एक जगह देखिए, यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूला से मिलाइए, इसको इस फॉर्मूला से मिलाइए, MCR-1 MCR, यानी कि इस दोनों में जो लोअर में इंडेक्स हैं, लोअर में से दोनों में से कौन इंडेक्स इधर आ रहा है भाई, जो बड़ा है वो आ रहा है, और ऊपर में क्या हो रहा है, एक बढ़ जा रहा है, तो वही चीज़ फॉलो कीजिए। ऊपर पे तो एक बढ़ गया और नीचे में क्या हो गया, 1 आ गया, a पर पावर m b पर पावर 1, और इसके पहले जो है m+1 C0 a पर पावर m+1। उसके बाद इसको देखते हैं, इसमें ऊपर पे क्या हो जाएगा, m+1 हो जाएगा, और इस दोनों में से 1 और 2 में से कौन आएगा, तो भाई 2 आएगा, क्योंकि 2 इसमें बड़ा है, और a पर पावर m-1 और b का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से ये सेकेंड लास्ट टर्म जो है ना, तो सेकेंड लास्ट टर्म m+1 CM और a b पर पावर m हो जाएगा, और लास्ट टर्म जो है m+1 CM+1 और यह b पर पावर m+1 हो जाएगा। तो यही एक्सपेंशन था किसमें, आपका PM+1 के लिए, PM+1 के लिए RHS का यही एक्सपेंशन था, जो कि हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग अंत में क्या लिख सकते हैं कि हियर PM+1 इज ट्रू है whenever PM is true, hence PN कहने का मतलब ये जो प्रॉब्लम था, बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन था, है ना, PN इज ट्रू फॉर n बिलोंगिंग टू n, हेंस प्रूव्ड हो गया, यहीं पे प्रूव्ड हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के आप बाइनोमियल थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम का जो कुछ रूल है या कुछ नियम है इसमें, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये जाने
कि बाइनोमियल थ्योरम में अगर इंडेक्स 4 है तो इसमें टर्म जो होंगे 5 होंगे। अगर बाइनोमियल थ्योरम में इंडेक्स 6 है तो इसमें जो टर्म होंगे है ना वो क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसको देखते हैं। जैसा कि हम एक रूल लिख सकते हैं, पहला नंबर नॉट, इसको याद रखेंगे कि द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पर पावर n हैज n+1 टर्म्स। कितने टर्म्स होते हैं भाई, n+1 टर्म होते हैं। जैसे अगर a प्लस बी पर पावर 6 हो, है ना, तो यहाँ n का वैल्यू कितना है, 6 है। तो इसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, 7 टर्म्स होंगे। अगर मान लिया जाए कि a प्लस बी पर पावर आपका 8 है ना, तो इसमें टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे इसमें 8+1 यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 9 टर्म्स हो जाएगा। इसमें एक टर्म बढ़ जाता है, जितना भी पावर रहेगा ना उससे एक टर्म बढ़ा के उसका नंबर ऑफ टर्म्स होता है। एक छोटा सा एग्जांपल आप लेके देख सकते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था तो पावर कितना है भाई, 2 है। इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए कितने टर्म हमको मिलते हैं, 3 टर्म मिलते हैं। अब यदि a प्लस बी का होल क्यूब रहे, इसको एक्सपेंड कीजिए, कितने टर्म मिलेंगे, 4 टर्म मिलेंगे। देख सकते हैं a क्यू लिखते थे, अब फिर 3a स्क्वायर b लिखते थे, फिर 3ab का स्क्वायर लिखते थे, फिर b का क्यूब लिखते थे, 1 2 3 4। तो इस बात पर पक्का भरोसा कीजिए, है ना, इस बात पर अब पक्का भरोसा कीजिए कि अगर एक्सपेंशन ये है आपका a प्लस बी पर पावर n है तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, n+1 टर्म्स होंगे। अब इसमें जो है हम एक चीज को जाने कि जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म जैसा कि बाइनोमियल का एक्सपेंशन हम लोग लेते हैं, a प्लस बी पर पावर अगर n है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों कि nc1 nc0 a पर पावर n, nc1 a पर पावर n-1 b का पावर 1, फिर nc2 a पर पावर n-2 b पर पावर 2, nc3 a पर पावर n-3 b पर पावर 3, और इसी तरह से ncn a पर पावर 0 और b पर पावर n। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। अब यहाँ लिखने का तरीका अब आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि इसका जो आप देख रहे हैं ना लोअर में इंडेक्स C1 यहाँ देख रहे हैं, तो 1 जो है b पर पावर चला जाता है, b पर जो भी पावर होता है ये होता है। यहाँ पर जो 2 है b का पावर 2 है, यानी कि इस 2 को हमको यहाँ ले जाना है, a पर जो पावर डालना है उसको उस पर इसका डिफरेंस हो जाता है, n-2 इस पे डालते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी आपको हमने बताया था। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे भाई, तो यहां पर होंगे n+1 टर्म्स होंगे। इसमें कितने टर्म्स होंगे, n+1 टर्म्स होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। पहला टर्म इसका देखते हैं, तो टर्म को जो है हम लोग डिनोट करते हैं t से, स्मॉल t से डिनोट करते हैं। अगर हमने t1 लिखा तो पहला टर्म हो गया इसका nc0 a पर पावर n, दूसरा टर्म t2 तो इसका मतलब हो गया nc1 a पर पावर n-1 b पर पावर 1, और t3 लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया nc2, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपका t2 है, ये आपका क्या है भाई t3 है, और ये आपका कौन सा टर्म है, यह t4 है ना, और ये हो गया आपका a पर पावर n-2 b पर पावर 2 हो गया। इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं टर्म को। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बदलेंगे टर्म के सिंबल को। टर्म
अगर इसको हम t0+1 लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं, t1+1 लिख सकते हैं, इसको t2+1 लिखते हैं, t3+1 इक्वल टू t4, तो t4 nc3 a पर पावर n-3 b पर पावर 3। इस तरह से हम लोग लिखते चले गए। क्या किए कि जो भी टर्म था, इंडेक्स जो था इसका, लोअर इंडेक्स जो था, उसको हम क्या किए, किस फॉर्म में लिख दिए कि +1 के फॉर्म में हम लिख दिए। अब इससे क्या फ़ायदा होगा भाई, इस पूछेंगे ना कि सर ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा। ऐसा लिखने से एक चीज़ को मिलाने की कोशिश किया गया है, वो एक चीज़ क्या है कि यहाँ nc0 हम लोग लिखते हैं, है ना, लोअर में क्या है, यहाँ पर 0 है, तो t0+1 लिखा हमने। nc1 है, यहाँ पर nc1 है, तो 1+1 हमने लिखा। nc2 है, यहाँ पर nc2 है, तो 2+1 लिखा, t2+1 लिखा। nc3 है, तो इसको क्या लिखा, t3+1 लिखा। अगर nc7 है, तो ये कौन सा टर्म हो गया, t7+1 हो गया। अगर आपका nc12 है, तो ये कौन सा टर्म हो गया भाई, तो 12+1 हो गया, है कि नहीं। अब 12+1 हो गया, तो a पर पावर कितना हो जाएगा, ये a पर पावर n-7, अब b पर पावर 7। nc12 है, तो a पर पावर n-12, अब b पर पावर हो गया आपका 12। इसी तरह से अगर हम बढ़ते चले जाएं tr+1th टर्म निकालें, कौन सा टर्म भाई, tr+1th टर्म निकालें, तो ये क्या हो जाता है, ncr a पर पावर n-r और b पर पावर r हो जाता है। तो यही जो फॉर्मूला हो गया ना आपका, ये जनरल टर्म निकालने का हो गया। इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई एक्सपेंशन दे दिया, जैसे कि कहा कि a+1/x पर पावर 8 है, इसका जो है 5th टर्म निकालें। कौन सा टर्म निकालें भाई, 5th टर्म निकालें, 5वां टर्म आपको निकालने के लिए कहेगा। तो आप जो है लिखिए t5 और t5 को t4+1 लिख दीजिए, और तब जाके जो है यह 8c क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, कोफिशिएंट को 8c4 लगाएंगे, और इसी के आधार पर इस दोनों के पावर को लिखेंगे। अगर आपको कहे कि 10वां टर्म निकालिए, तो आपको t क्या निकालना है, 10 निकालना है। तो t10 को आप कैसे लिखेंगे भाई, t10 को लिखिए t9+1 लिखिए, और तब इसका जो कोफिशिएंट है वो कुछ क्या डाल के लिखना है, 9 डाल के लिखना है आपको। लोअर में, लोअर इंडेक्स में क्या डालना है, 9 डाल के लिखना है। तो इस तरह से जो है इसके जनरल टर्म को हम लोग निकालते हैं, और जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला आप इसको याद रखिए, है ना। अब देखिए कि ये जो आपका बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम का जो है ये एक्सपेंशन है ना, तो इसको हम इस तरह से a+b पर पावर n को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसको जो है हम बिल्कुल शॉर्ट में लिख के दिखाते हैं आपको। अगर a+b पर पावर आपका n है, तो इसको लिखना कैसे है, n इक्वल टू r इक्वल टू 1 से लेकर n तक ncr a पर पावर n-r b पर पावर r। तो ये जो समेशन का सिंबल है ना, ये कहता है कि हर एक टर्म के बीच जो है ना प्लस प्लस आपको डालते जाना है। अब इसी से देखिए, माफ करेंगे, यहाँ 0 से लीजिए, है ना, r इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, n तक ncr, और ये इस तरह से ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a+b पर पावर n, और यह आपका हो जाता है। अब इससे आपका सारा टर्म निकल जाएगा। जैसे r का वैल्यू आप 0 रखिए,
तो जब 0 इसमें रखते हैं तो एन सी 0 आता है, ए पर पावर n माइनस 0 तो n ही हुआ, b पर पावर 0 प्लस लिखेंगे क्योंकि समेशन है यहां पर। इसके बाद जो है r का वैल्यू 1 रखिए तो एन सी 1 लिखेंगे हम लोग। फिर a पर पावर क्या लिख देंगे n माइनस 1, अब b पर पावर क्या लिखेंगे 1। देखिए n माइनस r होता है। अब r के जगह पे आप r के जगह पे 2 को रखिए तो एन सी 2 लिखेंगे, a पर पावर n माइनस 2 लिखेंगे, b पर पावर 2 लिख देंगे। इस तरह से बोलिए आपको मिल रहा है कि नहीं, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको मिल गया इसी फॉर्मूले की मदद से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि a प्लस बी पर पावर n जो होते हैं आपका, इसको जो है हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर ऐसा हो जाए कि a माइनस बी पर पावर n हो जाए, a माइनस बी पर पावर n हो जाए, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो स्पष्ट कहेंगे सर b प्लस में है, यहां पर ये b क्या है माइनस में है। तो इसको देखिए तो a प्लस माइनस बी पर पावर n लिख सकते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां प्लस और माइनस मिलके तो आपका माइनस आ ही जाएगा। अब इसको जो है, इसमें जो इसका एक्सपेंशन देख रहे हैं ये हम, इसमें एक काम क्या करते हैं, चूंकि b आपका माइनस में है, जहां जहां b है वहां वहां हम माइनस को रख देते हैं। तो क्या होता है, ये एन सी जीरो a पर पावर n आएगा ही, और b पर पावर 0 है यानी कि 1 है, कुछ नहीं। और फिर एन सी 1 लिखे हम, a पर पावर n माइनस 1, अब b के जगह पर माइनस b को रख दिया। फिर उसके बाद एन सी 2 हमने लिखा, a पर पावर n माइनस 2 लिखा, अब b के जगह पर माइनस b को रख के इसका स्क्वायर डाल दिए। फिर एक टर्म और लिखते हैं हम लोग, एन सी 3 हमने लिखा, a पर पावर n माइनस 3 हो गया, और माइनस b पर पावर क्या हो गया 3 हो गया। उसके बाद एक टर्म और लिख लेते हैं, एन सी 4 को लिखना है तो a पर पावर n माइनस 4, अब b पर पावर क्या हो गया माइनस b पर पावर 4 हो गया। इसी तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे, लास्ट वाले टर्म को भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए जहां जहां b पर इवन पावर है, जैसे देखिए माइनस बी पर पावर 2 है तो यह जो है किस में बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए अब फिर यहाँ देखिए माइनस बी पर पावर 3 है जो कि ऑड है, इसको माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा। तो ऑड नंबर जितना वाला है, जितना ऑड नंबर वाला है ना कोफिशिएंट, वो सारे आपका माइनस में हो जाते हैं। जैसे ये आपका इवन नंबर है, अगर माइनस पे पावर 4 डाल दिए हम, माइनस 1 पे पावर 4 डाल दिए तो वो क्या हो गया प्लस में कन्वर्ट हो गया आपका। तो प्लस में कन्वर्ट हो गया यानी कि ये इवन वाला जो पार्ट है, इवन इंडेक्स वाला, इवन पावर वाला b पर जब भी इवन पावर आता है तो वो क्या हो जाता है प्लस में आता है। तो इस तरह से फाइनली आप देखेंगे तो एन सी 0 a पर पावर n आता है, अब फिर माइनस आया इसके चलते एन सी 1 a पर पावर n माइनस 1 b हो गया। अब फिर उसके बाद प्लस आएगा एन सी 2 a पर पावर n माइनस 2 b पर पावर 2 हो गया। अब फिर इसके चलते यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस एन सी 3 a पर पावर n माइनस 3 b पर पावर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पहला जो है प्लस में आया, किसका एक्सपेंशन, a माइनस बी टू दी पावर n का जो एक्सपेंशन आया, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला तीसरा प्लस फिर चौथा माइनस, है ना। इस तरह से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आता चला जाएगा। और यदि हम इसमें nth टर्म के बारे में सोचें, nth टर्म के बारे में, तो इसके nth टर्म को निकालने के लिए फॉर्मूला tr प्लस 1 के लिए फॉर्मूला याद रखें, -1 पे पावर r डालें, NCr इंटू a पर पावर n माइनस r, अब b पर पावर आपका r हो जाएगा। अगर क्या है कि यह आपका
माइनस में है तो यहाँ पर -1 पे पावर r डाल दीजिए। अब इसको भी यदि याद नहीं रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखने नहीं भी रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है इसको सीख गए हैं जनरल टर्म निकालने के लिए, है ना। जनरल टर्म निकालने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद है। कौन सा फॉर्मूला भाई? ये इसका जनरल टर्म हम निकालने के लिए जानते हैं सर, TR+1 इक्वल टू NCR, A पर पावर n-r और B पर पावर r हम जानते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर दे दिया a माइनस बी पर पावर n, तो कोई दिक्कत नहीं है। TR+1 लिखिए और NCR लिखिए और a पर पावर n माइनस r, अब माइनस b पर पावर r डाल दीजिए। b किस में है? माइनस में है ना। b हमारा किस में है? माइनस में है ना। तो यहीं पे माइनस b पे पावर r डाल दिए। अब यहाँ r पावर जो है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी पावर हो, माइनस पे अगर जो इवन पावर आएगा तो पॉजिटिव में होगा, अगर ऑड पावर आएगा तो क्या होगा आपका? निगेटिव में होगा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला आप याद रखिए। इसके बाद इसमें आपको जो है हमेशा ये पूछा जाएगा कि कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का मिडिल टर्म कौन सा है। क्या है? मिडिल टर्म कौन सा है। तो अभी तक आप जान गए हैं, क्या जान गए हैं कि भाई किसी भी एक्सपेंशन में कितने टर्म होते हैं? जितने पावर होते हैं उससे एक ज़्यादा टर्म होते हैं। क्या होते हैं? जितने पावर होते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में उससे एक ज़्यादा टर्म होते हैं। तो इस चीज़ को पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसका थ्योरी क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं कि मिडिल टर्म आपको निकालना है, मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए याद रखिए आप पहला नंबर कि व्हेन n इज इवन द मिडिल टर्म n/2 प्लस 1th टर्म। तो मिडिल टर्म जो होता है कौन सा होता है? n/2 प्लस 1th टर्म जो होता है वो मिडिल टर्म होता है। जब n जो है आपका क्या हो? इवन हो। और दूसरा नंबर व्हेन n इज ऑड हो। n क्या है? ऑड है। तो द मिडिल टर्म्स आर, इसमें दो मिडिल टर्म होते हैं। कौन कौन से मिडिल टर्म होते हैं भाई? पहला होता है कि 1/2 n+1 अनथ m+1th टर्म एंड 1/2 n+1 प्लस 1th टर्म होते हैं। अब यहाँ पर इसी के बारे में विचार हम लोग करते हैं। जब n आपका इवन है, n आपका क्या है? इवन है ना। जब यह इवन है तो अगर इसमें हम जान रहे हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n+1 टर्म होंगे। कितने होंगे? n+1 टर्म होंगे। यानी कि अगर 8 टर्म हैं, 8 n का वैल्यू 8 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 9 होंगे। अगर n का वैल्यू हमारा 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 11 होंगे। अब जो है अगर मान लिया जाए कि n जो है आपका 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, तो सबसे बीच वाला टर्म कौन सा होगा? तो सबसे बीच वाले टर्म को कैसे निकालेंगे? 10 में 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 आया और 5 में +1 कर दीजिए, यानी कि इवन नंबर को हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो बीच में आ गए। अब बीच में आने के बाद चूंकि यहाँ एक टर्म ज़्यादा है, जैसे कि 10n लिए तो 11 टर्म्स है, 11 के ठीक बीच वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? छठा टर्म हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए 11, ये आप उंगलियां भी देख सकते हैं। ये यहाँ पर अगर हम इस तरह से ले लें
इस तरह से ये मान लीजिए एक मार्कर को भी मिला के 11 हो जाता है। अब 11 में सबसे बीच का कौन है, तो 2 इधर हटाइए, है ना, 3 इधर हटा दिए हम, तो 3 इधर भी हटा दिए। फिर उसके बाद इधर से हम 1 हटाएं, फिर 1 को हटा दिए, तो इस तरह से क्या बचा, बीच का यही टर्म बचा, जो कि इधर से आपका कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 छठा है इधर से भी, और इधर से भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 छठा है, ये छठा हो जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो भी नंबर ऑफ, अगर नंबर एन इंडेक्स आपका इवन है तो उसको 2 से डिवाइड करके उसमें 1 बढ़ा दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म मिल जाएगा। अब दूसरा कंडीशन चलते हैं कि व्हेन एन इज ऑड। अब यह ऑड के कंडीशन में 2 को मिडिल टर्म क्यों होता है भाई, अगर ये ऑड है तो n+1 टर्म्स हो जाएंगे, इसमें कितने टर्म्स हो जाएंगे, n+1 टर्म्स हो जाएंगे, तो जो कि आपका इवन है, क्या है ये, जो कि आपका इवन है। अब मान लिया जाए कि इसमें अगर यह 10 उंगली है, 10 उंगली में से हम कहें कि मिडिल में कौन है, बीच में कौन है, तो निश्चित रूप से बीच में जो है 2 है आपका, है ना, बीच में क्या है, 2 टर्म है, इसलिए यहां पर जो है 2 टर्म हमको मिडिल टर्म मिलता है। और इसको निकालने का तरीका क्या है कि चूंकि यह ऑड है, ऑड में आप 1 बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए तो इवन हो गया। अब फिर एग्जैक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ठीक पूरा आधा का एक साइड का, और फिर आधा के ठीक शुरुआती साइड का दूसरे साइड में, इस शुरुआती साइड का दोनों टर्म हमको मिल जाता है। किस तरह से, n+1/2 करके, n+1/2 + 1 करके। तो इसको जो है ध्यान में रखना है, ये दोनों चीज को मिडिल टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट जिसका उपयोग हम लोग आगे जाके करेंगे, इसको निश्चित रूप से ध्यान में रखिए, है ना, और कोशिश कीजिए कि यह आपके समझ में बिल्कुल ठीक तरह से बैठ जाए। तो अब यहां पर एक चीज और है आपका, ऐसा भी आपको दिया जा सकता है कि pth टर्म फ्रॉम द इंड, अगर आपको ये कहे दूसरा तीसरा pth टर्म फ्रॉम द इंड से pth टर्म इन a+b⁴n। अब मान लीजिए a+b⁴n में जो है टर्म्स हैं आपका t1 है, t2 है, t3 है, और इस तरह से कितने टर्म हैं, tn टर्म है। अब आपको कहता है कि लास्ट से pth टर्म, कौन सा टर्म भाई, लास्ट से pth, तो पहला टर्म हो गया इसका, यह tn-1 जो है लास्ट से दूसरा टर्म हो गया, अब फिर tn-2 जो है लास्ट से तीसरा टर्म हो गया। तो कौन सा टर्म निकालना है, pth, लास्ट से pth। तो ऐसा करते हैं, मान लीजिए p चलने के बाद pth टर्म आपको यहां मिलता है, और टोटल यहां जो है आपका n टर्म्स है, कितना है, n टर्म्स है, और pth टर्म जो है आपका ये रहा, ये pth टर्म है। अगर n में, चूंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1 हो जाएंगे। अगर n+1 में हम p को माइनस कर दिए, तो इस पूरे में इतना सा हो गया माइनस, इतना सा जब माइनस हो गया तो इधर के बाद का सारा टर्म बचा। अब इसमें क्या करते हैं, चूंकि यहीं पर p टर्म को हम माइनस किए हुए हैं, pth टर्म इसी में आ जाता है, यहां पे आ जाता है, जो कि ठीक इसके, ये जो रो है, इस रो में पहला जो होगा, इधर से पहला जो होगा वही आपका इस लास्ट से pth टर्म हो जाएगा। इसलिए अंत से pth टर्म निकालने में हम क्या करते हैं, n+1 - p +1 कर देते हैं, यानी p तक यहां तक आए, अब फिर +1 करके ठीक इसका पहला वाले टर्म को हम उठा लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि n+1 - p + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग,
बिगिनिंग से जो है आप कौन सा टर्म ले लीजिए, n+1 माइनस पी प्लस 1th टर्म ले लीजिए, और इसी को हम n माइनस पी प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग अगर आप ले लेते हैं, बिगिनिंग से कौन सा टर्म ले लेते हैं, n माइनस पी प्लस 2th टर्म ले लेते हैं, तो वो आपका लास्ट से pth टर्म निकल जाता है। तो बच्चों ये सब तो था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। जब इसका एप्लीकेशन हम करेंगे तब आपके कॉन्सेप्ट में यह ठीक तरह से बैठेगा, नहीं तो थोड़ा न थोड़ा आपको कन्फ्यूजन यह क्रिएट करते रहेगा। और इसके अलावे भी बहुत सारे इसमें एक्सपेंशन हैं जिसको हम लोग देखेंगे, और जब ये सब पे प्रॉब्लम बनाएंगे तो यह कॉन्सेप्ट हमारा और भी क्लियर हो। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि बायनोमियल थ्योरम का जो बेसिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको मैंने मैक्सिमम डिस्कस करने का इसमें प्रयास किया है, और थोड़ा मोड़ा कुछ और भी रह गया है जिसको अब हम प्रॉब्लम बनाते जाएंगे और डिस्कस करते चले जाएंगे। क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और 40-45 मिनट से ज़्यादा होने पर बच्चों के लिए भी यह बर्डन के तरह लगने लगता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं, इस लेक्चर को यहीं विराम देता हूं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, और इसमें जो है एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम, अगले वीडियो में एक्सरसाइज के भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, जय हिंद।